प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो आपका यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उस यूनिट से किस तरीके से प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं अलग अलग पेपर के सेट में, उन्हें लेकर हम उपस्थित हैं। उम्मीद है कि चैनल पे आपने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत कई यूनिट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो को प्रोवाइड किया गया, उनको आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आया है आपके शिक्षण पद्धति से, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा ये प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा क्या है, ये है कि क्या प्राकृतिक जो नेचुरल साइंस है उसकी विधि का हम प्रयोग करके सामाजिक दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं। ये कथन किस विषय की ओर संकेत करता है? सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, व्युत्पत्तिमूलकता। तो निसंदेह आपको इसमें ये कहा जा रहा है कि अध्ययन करना है ना, तो आप नॉलेज के बेस पे वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि क्या वो नेचुरल साइंस की विधि का प्रयोग करके हम सामाजिक दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं, तो ये कथन जो है वो है ज्ञान मीमांसा विषय की ओर संकेत करता है। ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है। ज्ञान मीमांसा ने आधुनिक काल में विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया है। दर्शन शास्त्र का ध्येय सत्य के स्वरूप को समझना है। दर्शन शास्त्र क्या बताता है? दर्शन शास्त्र का ध्येय है सत्य के स्वरूप को समझना। सदियों से विचारक यह खोज करते रहे, परंतु किसी निश्चित निष्कर्ष तक अब तक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचकर अब भी वो उतने ही दूर लगते हैं जितना पहले थे। सदियों से सत्य के विषय में विवाद होता रहा है। दूसरा ये कहना है कि किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी टीचिंग का ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे आपको लोएस्ट लेवल की लर्निंग के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये मेमोरी बेस होता है। जब बचपन से ही आप देखते हैं चीज़ों को रटने पे, तो उसमें आप लर्निंग में समझने पे जोर नहीं देते हैं। तो स्मृति पर विमर्शी चिंतन, स्वायत्त विकास पर अवबोध स्तर पे, तो कक्षा शिक्षण के स्मृति स्तर पर निम्नतम स्तर की लर्निंग होती है आपकी। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टीचिंग जब कराया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप लर्न करो कुछ। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। पहले तो आपको मेमोराइज कराएगा जो कि लोएस्ट लेवल है, स्मृति स्तर, फिर अवबोध का स्तर, और अवबोध के बाद आपका चिंतन स्तर आता है। तो पहले अगर आप देखिए तो स्मृति स्तर है, फिर अवबोध स्तर है, फिर चिंतन स्तर है। स्मृति स्तर के बारे में बात करें तो शिक्षण की स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? किसने ये जो मेमोराइज पे आधार पे इस लेवल पे जो है लर्निंग होती है, इसको प्रस्ताव देने वाले थे हर्वर्ड। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये पहला चरण होता है। स्मृति स्तर ये तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्मृति स्तर है इसमें क्या होता है कि लर्निंग में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्तर भी बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। विमर्शी चिंतन स्तर ये क्या है? तो विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचना की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों का अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता के लिए, या छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से, या शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसकी कार्योन्मुख अनुक्रम से। तो यहाँ पे देखें, जो विमर्शी स्तर शैक्षणिक है, विमर्शी स्तर शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्पित ज्ञान, तथ्य एवं सामान्यकृत निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं तथा नई सूझबूझ विकसित होती है। अतः विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितिकारी संप्रेषण की संभावना ज़्यादा होती है। विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से जुड़ा है। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायकी, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। तो यहाँ पे हमें देखिए क्रमशः देखना है
शिक्षण कार्य के दौरान प्रयोग किए जाने वाले ऐसे सभी व्यवहार जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को सुगमता से संपन्न करता है तथा शिक्षक छात्र संबंध शिक्षण व अधिगम के अनुकूल रहते हैं, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहार कहलाते हैं। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों के तहत क्या क्या आता है? सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान करनी है जिनमें संवाद जन विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है, यानी बातचीत की बहुत गुंजाइश होती है। श्रव्य दृश्य उपकरण की सहायता से व्याख्यान, समूह शिक्षण, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान विधि, श्याम पट पर लिखे समझाने की विधि या समूह चर्चा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि संवाद जन विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश वाली शिक्षण विधियों में समूह चर्चा विधि और वाद विवाद प्रविधि प्रमुख शिक्षण विधि है। इस प्रकार की शिक्षण विधि से बालकों में सामाजिकता का विकास होता है और सभी को अपने विचार रखने तथा बोलने का पूरा अवसर मिलता है। अभिव्यक्ति के अवसर मिलने के साथ साथ स्वतंत्र तथा ज्ञानवर्धक चर्चा होने से विषय में स्पष्टता आती है। प्रश्नगत प्रविधि में निम्नलिखित विधियां इसके तहत सम्मिलित हैं, जिनमें ट्यूटोरियल, समस्या समाधान विधि, समूह चर्चा विधि ये सभी आते हैं। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है, बी में पद्धति के फोकस पे। स्तंभ ए देखें तो यहाँ पे स्तंभ ए में दिया है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, सहयोगात्मक विधि। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर देखें तो इसमें कौन सा सही होगा? व्याख्यान पद्धति बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करने से, प्रदर्शन विधि अनुभव आधारित अभिगम है, परियोजना विधि विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। जो सहयोगात्मक विधि है ये क्या है? किसी कार्य से प्रतिभाग परकता पर जोर देना। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए क्या कहता है कि इसमें शिक्षण की विधियां दी गई है और स्तंभ बी में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष दिए गए हैं। अब स्तंभ ए यानी जो शिक्षण विधि है सहयोगात्मक विधि, सहकारी विधि, तीसरा है रचनात्मक विधि, चौथा है टीम शिक्षण। हमें यहाँ पे देखिए क्रमशः इन्हें जो है सुमेलित करना है। तो सहयोगात्मक विधि जो है जब विद्यार्थी लर्निंग के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं, सहयोगात्मक विधि। सहकारी विधि जब विद्यार्थीगण लर्निंग में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रचनात्मक विधि क्या होता है कि जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजन के रूप में जोर दिया जाता है। टीम शिक्षण क्या होता है? जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं। प्रदर्शन विधि, अभिक्रमित अधिगम, सहयोगात्मक विधि, मॉड्यूलर यूलर उपागम, व्यष्टि सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिए हम क्रमशः व्यष्टि सापेक्ष उपागम के तहत निम्नलिखित शिक्षण विधि और उपागम को शामिल किया जाता है। मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? 2 से अधिक अध्यापक शिक्षक कार्य करते हैं। वो 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की टीम योजना बनाते हैं और फिर पढ़ाते हैं। यह अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। देखिए यहाँ पे पढ़ाई तो कराई जाएगी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि टीम शिक्षण या समूह शिक्षण। तो टीम शिक्षण या समूह शिक्षण जो है सर्वोत्तम रूप से इस अवधारणा को व्याख्यायित करता है कि इसके तहत 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते भी हैं। टीम शिक्षण को सह शिक्षण या समूह शिक्षण भी कहते हैं। इसके तहत 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा को साझा करने के लिए छात्रों के एक ही समूह पर योजना बनाने, व्यवस्थित करने, निर्देश देने और मूल्यांकन करने के लिए एक साथ क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी हैं? उदाहरण और व्याख्या देना, पूछताछ को बढ़ावा देना, उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करना, अभ्यास और प्रतिपुष्टि करना। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष शिक्षण विधि व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने के अवसर प्रदान करता है। ऐसा शिक्षक जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है उनसे बालकों को वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त है। प्रत्यक्ष शिक्षण विधि से संबंधित प्रमुख रणनीतियाँ जो हैं वो है उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, अन्वीक्षणात्मक और पुनः प्रस्तुतिपरकता, अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का या सभी का?
तो देखिए शिक्षा अगर आप लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो ये आपके जो है सामाजिक रूपांतरण का भी है, सांस्कृतिक का भी है, व्यक्तिगत भी है। तो शिक्षा सामाजिक, व्यक्तिगत और रूपांतरण तीनों के लिए शक्तिशाली साधन होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, एक अच्छा नागरिक बनकर समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान देता है। शिक्षित समाज ही अच्छी संस्कृति का क्या करते हैं, निर्माण भी करते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? अगर कक्षा में आपस में बातचीत हो तो उससे कुछ तो निकलना चाहिए, तो विचार निकलना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित करनी है। ये टीचिंग का प्रोसेस है, इसको व्यवस्थित करना है। वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, शिक्षण सामग्री को प्रस्तुतिकरण करना। तो यहाँ पे देखें क्रमशः शिक्षण प्रक्रिया के ठीक क्रम को देखें तो शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और पुनर्शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? इसमें से तो इसमें कौन सा नहीं है? विभेदीकरण। शिक्षण की पूर्व निर्धारित स्तरों में स्मरणबोध एवं परावर्तित को शामिल किया जा सकता है, किंतु इसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया शामिल नहीं है। नीचे दो समुच्चय दिए गए। समुच्चय एक में शिक्षण तथा दूसरा अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण तथा अधिगम का स्तर देखें तो एक है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग को अवबोध कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल विमर्शीय स्तर। तो हमें यहाँ पे देखिए इन्हें क्रमशः देखना है। तो समुच्चय शिक्षण तथा अधिगम के स्तर में जो स्मृति पर है वो तथ्यों को स्मरण करने और उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है, आसान बनाता है। अवबोध स्तर जो होता है यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को जो है बढ़ाता है। कौन सा? अवबोध स्तर। जो विमर्शीय स्तर है ये आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। द इफेक्टिव टीचिंग डजंट एसेंशियली रिक्वायर द फॉलोइंग। प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यता निम्न में से किसकी जरूरत नहीं होती है? छात्रों की ग्राह्यता का यानी रिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स, हाई लर्निंग लेवल ऑफ द टीचर, शिक्षक का जो अधिगम स्तर, या मेथोडोलॉजी ऑफ टीचर, शिक्षक के सीखने का तरीका, या शिक्षक का संप्रेषण योग्यता। तो जो प्रभावशाली अध्यापन है उसमें अनिवार्यता किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती? वो शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर यानी हाई लेवल ऑफ द टीचर। उपयुक्त विकल्प में शिक्षण का उच्च अधिगम स्तर प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यता जरूरी नहीं है। वही शिक्षक के सिखाने का तरीका, शिक्षक का संप्रेषण योग्यता प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्य कारक है। सूची ये कहता है कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, दूसरा मेमोरी लेवल, तीसरा अंडरस्टैंडिंग, चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए शिक्षण और अधिगम के स्तर और मुख्य विशेषता हम देखें तो स्वायत्त विकास के आधार पर यह समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। स्मरण स्तर क्या होता है? यह विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। अवबोध स्तर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। और जो विमर्शक स्तर है यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्वायत्त विकास है इस पे ये विद्यार्थी की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। स्मरण स्तर ये तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। अवबोध स्तर यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। विमर्शक स्तर ये समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अधिगमकर्ता के अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। मैच द फॉलोइंग में महात्मा गांधी, सुकरात, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो हमें यहाँ क्रमशः जो है इसको सुमेलित करना है। तो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा से, सुकरात आदर्शवाद से, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद से, स्वामी विवेकानंद मानव बनाने वाली शिक्षा से जुड़े हैं। अधिगम को अस्थायी करने का उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो अधिगम जो है तो सुटेबल इक्विपमेंट टू मेक लर्निंग परमानेंट कौन सा है इसमें? तो टीबी है। अधिगम को अस्थायी करने का उपयुक्त जो उपकरण है वो टीबी है। टीबी जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री के तहत आता है क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री में छात्र अपने श्रव्य एवं दृश्य इंद्रिय दोनों के द्वारा देखकर तथा सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है।
शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का निरूपण या शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे ये देखना है कि शिक्षण प्रक्रिया के पदों को व्यवस्थित करने के क्रम में वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उद्देश्यों का निरूपण, मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण और पुनः शिक्षण, ये इनका क्रम है। तो आज के लिए इसे यहीं पे रोकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ये वीडियोज आपके लिए बनाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएं टेलीग्राम पे बराबर अपडेट पाने के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स अपना सपोर्ट चैनल को ज़रूर दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।